हेलो एवरीवन, वेलकम टू 25 जीके क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज़ में हम स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं पहले। और आज तो जैसे आपको पता है कि सब लोगों को बहुत खुशी भी हो रही है और होनी भी चाहिए। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि वो नेक्स्ट ईयर जैसे 2024 में कौन कौन से एग्ज़ाम लेने वाली है। जो हमारा सीजीएल है, सीजीएल जो है वो सीजीएल सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। लेकिन इसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। हमने 200 डेज़ का टारगेट बना रखा है। सुबह सुबह मैं उसका स्केड्यूल डालता हूँ, 8 से 9 के बीच में डाल देता हूँ। तो वो आपने फॉलो करना है। जितने भी मैं उसमें चैप्टर करवा रहा हूँ और जितनी चीज़ें मैंने उसमें करवा दी है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि 30 दिन में या 20 दिन में जब मैं बताता हूँ कि इसने मैंने कर लिया आपने, और उस हिसाब से अपन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना कोई टाइम वेस्ट किए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 27, 36, 38, 37, कितनी आप बताओ। तो महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम करते नहीं है स्टैटिक जीके की, और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस है या फिर नहीं पूछने चाहिए। एसएससी ने बहुत अजीब सा पेपर बनाया, उसको अजीब सा बोलते हैं। जिलों की संख्या कौन ही पूछता है, जिलों की संख्या पूछ लेता है कई बार। तो 36 जिलों की संख्या है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से क्या याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? विशालकाय गिलहरी। विशालकाय गिलहरी जो है, जो महाराष्ट्र का क्या कहते हैं वो है राजकीय पशु है। और स्टेट बर्ड मतलब हमारी जो पीले पैरों वाला हरा कबूतर, ये मैंने खुद देखा नहीं है वैसे, बट ये आपको याद रखना है। पीले पैरों वाला हरा कबूतर है वो, इसका स्टेट बर्ड होता है, यानी कि पक्षी होता है, राजकीय पक्षी होता है। विधानसभा की सीटें कितनी होती है? विधानसभा की सीटें जरूर याद रखनी है। राजस्थान की कितनी याद रखी थी? राजस्थान की 200 थी। और आज इसकी कितनी है विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की? 288, 288, 288 महाराष्ट्र की सीटें हैं। ठीक है भाई। उसके बाद राज्यसभा में कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र की? 19 सीटें हैं। और महाराष्ट्र की लोकसभा में कितनी सीटें? 48 सीटें। ये भी हमें याद रखना है। और एक जो महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दही हांडी गेम होता है एक, दही हांडी गेम होता है। दही हांडी के नाम से गेम होता है एक, वो खेल होता है। वो कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में खेला जाता है वो। ठीक है। कैपिटल ऑफ वाइन, शराब की जो राजधानी बोला जाता है इसको, नासिक महाराष्ट्र में इसको शराब की राजधानी बोला जाता है। और सलसेट द्वीप एक सलसेट आइलैंड है, वो महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है। इतने फैक्ट आपको याद रखने। राजकीय पशु हो गया अपना विशालकाय गिलहरी हो गया, और स्टेट बर्ड हमारा क्या हो गया? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। विधानसभा सीटें 288 हो गई, राज्यसभा सीटें 19 हो गई, लोकसभा सीटें 48 हो गई। दही हांडी खेल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कैपिटल ऑफ वाइन नासिक को कहा जाता है। और सलसेट आइलैंड कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये चीजें इतनी हमें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिप लाइन किन दो देशों के बीच में? तो रेड क्लिप लाइन किन दो देशों के बीच में बताओ। इंडिया पाक, या इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, या इंडिया नेपाल। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, इंडिया पाक के बीच में रेड क्लिप लाइन है। रेड क्लिप सर थे जिन्होंने ये लाइन खींची थी, इंडिया इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया। ठीक है। भारत पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी है? कितने दूरी तक भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बलदेव सिंह, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री थे अपने आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत का मतलब है कि 1947 के बाद और 1950 के पहले ये जो मंत्रिमंडल बना था हमारा, क्योंकि 1950 में गणतंत्र हो गए थे तो इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। और परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी राजेंद्र प्रसाद। ये भी इनके बारे में याद रखना अपने को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, या शक्तिकांत दास, अमित शाह, या राजनाथ सिंह। आपको पता है इन 3 और 4 नंबर ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे डाल ही दिया, आपको पता है। ठीक है। तो 4th नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है। और ये 50वें सीजेआई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा, सीधा नहीं पूछा जाता, कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब की बार मेंस में भी आपने देखा होगा, मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक पादशाहनामा बुक पूछी गई, पादशाहनामा। ठीक है। मेंस में अब की बार क्वेश्चन आया था।
आपको पता है उसका आंसर क्या था? अहमद शाह लाहौरी। और अहमद शाह लाहौरी का जैसे ही नाम आता है तो अपन ये कहते हैं कि ये तो इसने ताजमहल बनाया था और इसको तो एलिमिनेट करो, ये इसने कौन सी बुक लिखी थी। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है सीजीएल में, ठीक है। तो ये अपने को घुमा के ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर के सीजीआई है, तो ये 50वें नंबर के सीजीआई है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना कब लागू की गई? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी वालों को तो मैं पढ़ के बता ही रहा हूँ, ठीक है। सितंबर 2012 में, या सितंबर 2013, 2014 या 2015? तो दो तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2013 में। इसके बारे में एक चीज क्या याद रखनी है कि यह योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण था, मतलब कि मिश्रण था। कैसे ऐसे मान सकते हैं कि उन सबको मिला के एक बनाई गई थी। उदाहरण के लिए सीखो और कमाओ, उस्ताद, या हमारी धरोहर, या नई रोशनी, या नई मंजिल, ये योजनाओं के नाम है। भारत सरकार ऐसी योजनाएं लाती रहती है। उस्ताद नाम से योजना थी, हमारी धरोहर, या फिर नई रोशनी, नई मंजिल, इन सबको मिला के एक प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना लागू की गई थी सितंबर 2013 में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कल बैंक ऑफ बड़ौदा का बताया था, आज बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, या जयपुर में? बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैंक की आपको टैगलाइन पूछेंगे, मुख्यालय पूछ सकते हैं और टैगलाइन पूछ सकते हैं। और अगर किसी को मर्ज किया गया किसी बैंक में तो वो पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। तो इससे अपने को बैंक ऑफ इंडिया से याद रखना है कि इसकी टैगलाइन क्या है। इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ये इसकी बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। और ये कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? जापान में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में, या दिल्ली में? तो कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का मुख्यालय है। और इसको स्थापित कब किया गया था? स्टेब्लिश कब किया गया था? वो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, जब हमारा विश्व युद्ध हुआ था दूसरा। हमारा तो क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था दूसरा। उसके बाद में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और हमारी आज़ादी के 2 साल पहले याद रख लेंगे, ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। स्टेब्लिश किया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। और इसके 5 परमानेंट मेंबर है। सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर है, जिसको अपन वीटो पावर कहते हैं सामान्य भाषा में। परमानेंट मेंबर कौन से? चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है। और भारत भी मेंबर है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी मेंबर है। उसकी इंडिया की चलती है लेकिन उतनी नहीं चलती। इन 5 ने अगर कोई बात कह दी वो लोहे पे लकीर है, ठीक है। ये 5 ऐसे जो है, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और कोझिकोड केरला में, पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई में, या नन ऑफ दिस? कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, कोझिकोड केरला में। इसको स्थापित कब किया गया था? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में एकदम सीधे सीधे देखने को मिले। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उनको अवॉइड करते चलते हैं, इग्नोर करते चलते हैं कि यार इन क्वेश्चंस को तो कौन ही पढ़ेगा। लेकिन वही एग्जाम में आते हैं और अपन वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने कैसे पूछ लिया। तो भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोझिकोड केरला में। और इसको स्थापित कब किया गया था? स्टेब्लिशमेंट इसका कब है? 1986 में इसको स्थापित किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोझिकोड केरला भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्र एक ऐसा नाम है ये, केलुचरण महापात्र, जो एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा, जैसे मान लो कि सीजीएल की 20 शिफ्ट बनी है, 20 नहीं ज़्यादा, मान लो 40 शिफ्ट बनी है, 40 में से 20 शिफ्ट में आपको केलुचरण महापात्र का नाम देखने को मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। और किससे इंपॉर्टेंट है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक? तो ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी से इंपॉर्टेंट है। और हर वीडियो में आपको मैं एक ट्रिक करवाऊंगा इसकी, जो भी नृत्य वगैरह है, ठीक है। आज किसकी ट्रिक करेंगे अपन? इसकी करेंगे ओडिसी की। ओडिसी से क्या याद रखना है? देखो, ओडिसी से आपको एक ट्रिक याद रखने की है। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। ये एक ट्रिक है। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश वाले भूटान को BHUTAN लिख लेंगे तो इससे कोई मीनिंग नहीं बदल जाएगा इसका, या फिर आपका वो कोई नहीं बदल जाएगा। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए, उड़ीसा से उड़ीसा हो जाएगा आए, और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? भूटान से क्या होगा? संगून भूटानी हो जाएगा। संगून भूटानी एक कलाकार है जो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी, इससे ओडिसी से रिलेटेड है। ओडिसी की बात करें ना, ओडिसी से रिलेटेड है संगून भूटानी, ठीक है। एक गंगाधर प्रधान से क्या हो जाएगा? गंगाधर प्रधान। और माधवी मुंडल किसके हो जाएगा? माधवी से हो जाएगा। और
ये सारे मतलब ये ट्रिक से याद करने का मतलब ये है कि इतने सारे नाम आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपको इसका ओडिसी का आ गया और आपकी कोई एक ट्रिक याद है, आपने ट्रिक लिखने में कितना टाइम जाएगा, 1 मिनट जाएगा आपका। 1 मिनट में आपने ये ट्रिक लिख लिया। कोई भी, जैसे मैंने आपको उसकी बताई थी भरतनाट्यम की, वो भरत अलार्म बजती है उसकी, वो अपनी माँ के साथ मतलब माँ के पदम छूता है और अपनी बहन सुंदर बहन के साथ में सारे भाइयों के साथ मिलकर अपने कृष्ण लीला देखने जाता है। वो ऐसी मैंने ट्रिक बताई थी। तो ऐसी ट्रिक को लिखने में 1 मिनट लगता है और ट्रिक को लिखने के बाद आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स है ना इसके सारे याद आ जाते हैं। तो बस ये इनको याद करने का ये ट्रिक है। इस ट्रिक से तो इतने याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक तो महापात्रा और महापात्रा सरनेम। महापात्रा सरनेम वाला कौन सा था, एक तो केलुचरण महापात्र था और एक सुजाता महापात्रा, एक मोहंती। एक तो महापात्रा एक मोहंती, ये दो ऐसे सरनेम है जो आपको कुछ ओडिसी से देखने को मिलेंगे। एक तो महापात्रा एक मोहंती। महापात्रा में कौन कौन आ जाएगा, केलुचरण महापात्रा, एक सुजाता महापात्रा। और ये मोहंती में कौन आ जाएगा, निहारिका मोहंती और लीना मोहंती। ये दो नाम मोहंती में आ जाएंगे। ये दो सरनेम याद रखने और ये एक ट्रिक याद रखनी। इसको बार बार रिवाइज कराऊंगा मैं। जैसे अभी सैटरडे और संडे को अपन रिवीजन करेंगे तो इन ट्रिक्स का ही रिवीजन करेंगे सबसे पहले सैटरडे संडे को, ठीक है। तो एक बार आपने इनको लिख लेना है ट्रिक्स को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, पंगवाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है। पंगवाल जनजाति यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो पंगवाल जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हर स्टेट से याद रखनी है। इंपॉर्टेंटली जो हमारे नॉर्थ के है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनकी जनजातियां ज़्यादा याद रखनी है। या फिर इधर वाले अपने मेघालय मिजोरम वाले, तो इनकी जनजातियां हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी हिमाचल की कौन कौन सी जनजातियां हैं, ट्राइब्स कौन कौन सी है, एक तो गद्दी नाम से ट्राइब है और एक गुर्जर है और कनौरा और लांबा। कनौरा, लांबा, गुर्जर और गद्दी, ये हिमाचल की ट्राइब्स है जो हमें याद रखनी है, ठीक है भाई। पंगवाल भी कहाँ की है, पंगवाल होगी हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केवला देवी कहाँ स्थित है बताओ। केवला देवी यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरला। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवला देवी राजस्थान में स्थित है। तो केवला देवी के बारे में क्या याद रखेंगे, राजस्थान में। और केवला देवी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को को कल बताया था ना, यूनेस्को को बताया था कि यूनेस्को क्या चीज़ है, इसमें शामिल किया जाता है, अपनी साइटें होती है, 140 प्लस साइटें हैं हमारी यूनेस्को के अंदर। जयपुर और अहमदाबाद दो ऐसे शहर हैं जो इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया था, 1985 में। किसको, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। केवला देवी राजस्थान में, केवला देवी राजस्थान में। और कहाँ स्थित है, इसको शामिल कब किया गया, 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक स्टेट में भी हो सकता है और बहुत बड़े भूभाग पे भी हो सकता है। इतना बड़ा भूभाग भी हो सकता है और ऐसे हो सकता है कि छोटे से भूभाग पे भी हो। बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी में कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में स्थित है। बस इतना याद रखना है, इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, ठीक है भाई। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात होगी तो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 के बाद 14 कैसे आ गया, 13 नंबर मिस हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी थे वो 9 जनवरी 2015 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उसी दिन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बर्डन नहीं आएगा आपको, बस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल, कल मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू की बुक बताई थी और परसों मैंने महात्मा गांधी की बताई थी और ये तीसरा वीडियो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की 2 बुक याद रखनी है आपने। एक तो ये होगी अपनी द इंडियन स्ट्रगल होगी और दूसरी कौन सी, द इंडियन पिलग्रिम्स। पिलग्रिम क्या होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, उनके बारे में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है इनको। सुभाष चंद्र बोस की 2 बुक्स याद रखनी है, एक तो इंडियन स्ट्रगल और दूसरी द इंडियन पिलग्रिम्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कब जैसे हमारी आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद में बहुत सारे
समितियां बनी थी, क्योंकि बहुत चीजें स्टेब्लिश हुई थी, तो समितियां बनाई जाती थी। जैसे मान लो अभी ये केंद्रीय सतर्कता आयोग बना, इसकी स्थापना किस समिति के आधार पर? तो एक समिति बनाई जाती थी कि इसमें 3-4 लोग होंगे, वो हमें एडवाइस देंगे कि इस आयोग में कैसे कैसे मतलब काम होने चाहिए, सारी चीजों की वो एडवाइस देते। तो ये समिति बनी थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए। कौन सी समिति बनी थी? ऑप्शन बताओ कि संथानम कमेटी या शिवरमन कमेटी या कोठारी कमेटी या फिर रंगराजन कमेटी, कौन सी बनी थी बताओ? ऑप्शन नंबर ए के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी थी, उसके आधार पर अपना सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो किस कमेटी के आधार पर की गई थी? वो तो के संथानम कमेटी। के संथानम 2-3 बारी बोलोगे याद हो जाएगा, और सैटरडे संडे को रिवीजन तो अपन करेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? कमेटी की, इसकी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। मैंने कहा ना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। ये 1962 में एक एक करते चलेंगे रोजाना, ठीक है। रिकमेंडेशन किसका था कमेटी का? के संथानम कमेटी, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक मेगा शहर की आबादी कितनी होती है? अब शहर कई प्रकार के होते हैं, आबादी इसकी जनसंख्या के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। 1 मिलियन होती है, 10 मिलियन होती है, 20 मिलियन होती है, 200 मिलियन होती है। मेगा शहर होता है, मेगा सिटी होती है, उसकी कितनी पॉपुलेशन होती है? तो उसकी पॉपुलेशन होती है ऑप्शन नंबर बी 10 मिलियन कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ी बहुत 10, 11, 12 तक चल सकती है, पर 10 मिलियन अगर पॉपुलेशन पहुंच गई तो उसको मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, मुखबरात किस देश की खुफिया एजेंसी? एक मुखबरात है, एक अल मुखबरात है। अल मुखबरात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये मुखबरात है। मुखबरात किस देश की खुफिया एजेंसी है? खुफिया एजेंसी मैंने जैसे बताया ना आपको, रो हो गया, और अपना मतलब बहुत सारी खुफिया एजेंसी होती है हर देश की, जो बताते नहीं कि यह खुफिया एजेंसी है, बट हाँ नाम से तो होती है, पर इनके अधिकारी वगैरह जो गुप्त रहते हैं किसी भी देश में जाके, हमारे जैसे रो के एजेंट होते हैं बहुत पाकिस्तान में रहते हैं, बट वो बताते नहीं है कि हम भारत के हैं। वैसे ही मुखबरात किस देश की खुफिया एजेंसी है? ऑप्शन नंबर आप खुद चूज करो, इजिप्ट या फिर इंडिया, यूके या यूएसए। तो ये मुखबरात किसी है? इजिप्ट की है, यानी मिस्र की है। मिस्र की जो है खुफिया एजेंसी कौन सी है? मुखबरात। मुखबरात से याद रखेंगे इजिप्ट या मिस्र। मिस्र से मुखबरात, मैं से मिल रहा है ना, मुखबरात याद रह जाएगा आपको ट्रिक बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? इसको मैंने इंग्लिश में क्यों पढ़ा? ये इसलिए कि इसकी एक फुल शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है। इसका ऑप्शन एक बार आप खुद तुक्का मारने की कोशिश करो, 1844, 1854, 1856 या 1843। देखो इसका आंसर क्या है? सबसे पहले इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1854। तो इसके जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इसको PWD। PWD आपने सुना होगा, PWD वाला कोई एक डिपार्टमेंट होता है, इसको वो यही होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और इस समय जब ये स्टेब्लिश हुआ था तो गवर्नर कौन था हमारा? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डलहौजी, सीधा डलहौजी बोला करो, ठीक है, डलहौजी। राज्य लोक निर्माण विभाग, और ये वही है जो आपको मतलब PWD लिखा मिलता है कहीं भी, PWD डिपार्टमेंट बोलते हैं, PWD वही है ये, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना आप। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1854 में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान कौन सा था? एक स्पेसक्राफ्ट था जो लाइका नामक कुतिया को, वो फीमेल कुत्ता था, उसको लेके गया था स्पेस में। तो उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 2, लूना 3 या फिर मंगल 2 या फिर नन ऑफ दिस, बताओ कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक 2 था, जो लाइका नामक फीमेल कुत्ता था उसको लेके गया था अंतरिक्ष में, ठीक है भाई। ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बस। हर वीडियो में इतना ओवरलोडेड नहीं रहेगा, किसी वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसे वो केलुचरण महापात्र वाला था, उसको कितना डिस्क्राइब करके किया, तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन को, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने आपको बताना था, क्या पता कहीं आपको पूछ लिया जाए, आप बस ऐसे तुक्का मार गया जो लूना थ्री, कहीं आपने पढ़ लिया, जैसे इस वीडियो में आपने पढ़ लिया स्पुतनिक 2, फिर आपको याद रह जाएगा ना, वही चीज़ है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि टाइम है अपने पास काफ़ी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी ऑटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? कलपक्कम तमिलनाडु, केरला में, राजस्थान में, यूपी में, कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। चलिए भाई, और आपको ज्यादातर नाम इनके जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हुए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम से मिले, क्योंकि साल के मतलब 65 साल कम लगातार 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो इनके नाम से ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो एक तुक्का मारने वाली ट्रिक बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं,
जैसे कल्पकम तमिलनाडु तो आ गया, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको ऐसे मिलेगा कि यार कोई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मिल जाएगा। और तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर रहे ना, उनके नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से तो ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? तो एक तो हमारी नौसेना है, एक थल सेना है, और एक कौन सी है? वायुसेना है। तो नौसेना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बाकी अगले क्वेश्चन में करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ने की वो करेंगे अपन शुरुआत। ऐसे नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारा लपेट देंगे नौसेना को सारा नहीं, धीरे धीरे। तो नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी, वी आर चौधरी या मनोज पांडे, या नन ऑफ दिस? कौन से थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आर डी कटारी बोलते हैं इनको, आर डी कटारी बोलते हैं, फिर रामदास कटारी, आर डी कटारी। ठीक है, और एयरफोर्स के बारे में एक और आप याद रखना कि करंट चीफ कौन है। ये तो पहले चीफ थे, इसके पहले चीफ कौन थे? नौसेना के पहले चीफ कौन थे? आर डी कटारी। और अभी करंट में चीफ कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार। ये हमारे अभी प्रेजेंट के करंट के चीफ हैं इसके नौसेना के। और प्रथम कौन थे? रामदास कटारी, यानी आर डी कटारी नौसेना के प्रथम प्रमुख थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार हॉकी को कब शामिल किया गया? हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1908, 1905, 1903 या 1909। तो किस में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस में शामिल किया गया? 1908 में शामिल किया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार हॉकी को कब शामिल किया गया? 1908 में। और लंदन में हुआ था ये जो 1908 वाला ओलंपिक था ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये लंदन में हुआ था। वहीं पे फोर्थ, मतलब उसमें अगर क्रम में पूछा जाए 1, 2, 3, 4 में, तो चौथा था जिसमें ओलंपिक में अपने को हॉकी को शामिल किया गया था। ठीक है, अभी चौथा था, क्रम में चौथा था, और हॉकी के लिए पहला था, क्योंकि हॉकी को इसी टाइम शामिल किया गया। तो लंदन में हुआ था 1908 में। बस 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन सी थी भौतिक विज्ञान में? और जो ये महिला है, इसको हिंट आपको दे देता हूँ, इसके 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं इसको। एक तो मेरी क्यूरी, स्वांति पाबो, एनी इनक्वेस्ट। बताओ कौन सी है इसमें से? तो इसमें से कौन सी है? मेरी क्यूरी, मैडम मेरी क्यूरी इनको बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? मैडम मेरी क्यूरी। और मैडम मेरी क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे, 2। और 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक ओनली मात्र एक महिला है। ठीक है, अभी तक भौतिक विज्ञान में मिला था उसको अलग अलग फील्ड में, मतलब एक ही फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड में मिला था। एक तो फिजिक्स में मिला था इनको 1903 में भौतिक विज्ञान मिला था, भौतिक विज्ञान में नोबेल मिला था। दूसरा नोबेल कब मिला था? 1911 में मिला था, केमिस्ट्री में यानी रसायन में। ठीक है, तो मैडम मेरी क्यूरी थी, उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो 1903 में मिला जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड था, यानी फिजिक्स से रिलेटेड था, और दूसरा मिला 1911 में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो और 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है जो मैडम क्यूरी, इनको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, या फिर माजुली बांध है, या बेमनाड बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टिहरी बांध है वो हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध के बारे में क्या याद रखेंगे आप? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पर है, एक तो भागीरथी नदी पर है। अब नदी तो जरूरी नहीं है उत्तराखंड में ही हो, नदी तो भागीरथी नदी कहीं भी जा सकती है, पर ये उत्तराखंड में स्थित है। अब एक फैक्ट आप याद रख लोगे कि टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। कल को आपको पूछा गया कि कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी नदी आपको याद होनी चाहिए। टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी में पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी जो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी, हाइट कितनी है? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये अपने को इतना याद रखना है। और जितना मैंने आपको कराया ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहेंगे। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको ऐसे लगेगा कि हाँ रटा हुआ जा रहा है। और सैटरडे संडे को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वो सैटरडे संडे को ये सारी PDF है, उन सबको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच। और 200 डेज वाली सीरीज जो मैं सुबह मैंने चला रखी है वो आपने जरूर देखनी है। इसमें जितना आपको टारगेट बताता हूँ उतना आप कर लिया करो बस। वो टारगेट ऐसे फ्लक्चुएटेबल है, ऐसे नहीं है कि आपने जैसे GS आपको हो ही नहीं रखी और मैथ्स में आपने बहुत कुछ कर रखा है तो उसमें GS को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। वैसे भी मैं GS को 4-5 घंटे देता हूँ, 4-5 घंटे GS को देना मतलब आधा दिन GS में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वो कर रखा है स्टार्ट 200 डे वाला, जो आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, लास्ट तक आपने देखा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।